हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार की नदी के ऊपर। बिहार में सबसे इम्पॉर्टेंट है गंगा नदी और गंगा नदी में मिलने वाली उत्तर बिहार की नदी और दक्षिण बिहार की नदी। तो आज हम बिहार के उत्तर बिहार की नदियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूं, बिहार की जनगणना, बिहार का प्रमंडल और बिहार का भौतिक परिचय, जहां से क्वेश्चन आते हैं। आज ये मेरा 4th वीडियो है और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से बिहार का भौतिक स्वरूप तो पूछता ही पूछता है, साथ ही साथ बिहार की नदी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं। जल संसाधन के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी पर हमारा देखा जाए तो 2/3 भाग जो है वो विस्तृत है, यानी पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो 1/3 है, जबकि जल भाग हमारा 2/3 है। फिर भी पानियों की इतनी किल्लत क्यों होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका बेसिक सा कारण ये है कि जो समुद्र में पानी है वो पीने योग्य है नहीं। अब जो पीने योग्य पानी है वो पृथ्वी की सतह पर 1400 मिलियन घन किलोमीटर जल है। अब इस संपूर्ण जल का लगभग 32% ही शुद्ध जल है। जो हमारा 14 मिलियन घन मीटर जल है, इसमें से भी मात्र 32% ही जल ऐसा है जो पीने योग्य है, और इस 32% का भी 75.2% ध्रुव पे बर्फ के रूप में जमा है। और आप देखते होंगे आए दिन ग्लेशियर पिघल रहा है। अब बाकी जो बचे हमारे पास 22.6% वो भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है, जैसे नदी, झील, वायुमंडल, नमी, मिट्टी, वनस्पति आदि में ये सारे जल उपलब्ध हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, खोद कर प्राप्त करते हैं। विश्व के धरातलीय क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जल संसाधन का 4% और जनसंख्या का 16% भाग भारत में पाए जाते हैं। यानी अगर जल संसाधन देखें तो भारत में 4% है कुल पीने योग्य जल का, लेकिन जनसंख्या का देखें तो हम 16 से 17% जनसंख्या केवल भारत कैरी करता है। और आपको पता होगा इस बार भारत पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे चला आया है, जबकि हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत के पास पूरा भूभाग का मात्र 2.45% ही है। अब बात करते हैं बिहार में जल संसाधन। तो आपको पता होगा बिहार में जल संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है धरातलीय जल संसाधन और एक होते हैं भूमिगत जल संसाधन। धरातलीय जल संसाधन किसे कहते हैं भाई? तो नदी, झील, तालाब और अन्य छोटे छोटे जलाशयों में जो जल उपलब्ध होते हैं उसे हम लोग कहते हैं धरातलीय जल संसाधन। तो भूमिगत जल संसाधन क्या है? तो वैसे जल संसाधन जिसे हम धरती से खोद कर जल निकालते हैं, बोरिंग के जरिए, चापाकल के, हैंडपंप के जरिए, इन सब के जरिए जो हम जल प्राप्त करते हैं उसे भूमिगत जल संसाधन कहा जाता है। और जल का बचाव हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा मैप है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जल के पर्पस से। अब हम बात करते हैं कि बिहार में जल संसाधन के 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी और एक है पठारी भाग से निकलने वाली नदी। अब हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी कौन है? तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे होंगे, गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सारी ऐसी नदियां हैं जो ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। और ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों को 2 प्रकार से जल मिलती है। एक जल मिलती है इसे वर्षा के माध्यम से और दूसरा जल इसे मिलता है ग्लेशियर से। तो वर्षा के मौसम में ये जो नदियां हैं ये भयंकर रूप धारण कर लेती है और उत्तर भारत जो आप देख रहे हो वो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बन जाती है। तो ये जो बिहार जो हमारा है ये है नॉर्थ बिहार और ये है साउथ बिहार। ये बिहार बटा किस क्षेत्र आधार पर है? तो आप देख रहे होंगे बिहार में एक बीच से निकली है गंगा नदी। इस गंगा नदी के आधार पर ही बिहार को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ ग्रसित रहता है, इसका कारण है नदी। और जब वर्षा का समय आता है तो ये सारी नदी जो ग्लेशियर से निकल रही है इसमें प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो जाता है, जिससे ये सारे क्षेत्र जलमग्न की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो आज हम सिर्फ देखने वाले हैं बिहार के उत्तर बिहार की नदियाँ। और उत्तर बिहार पहले तो देख लेते हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। अब हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ वे नदियाँ हैं
जो ग्लेशियर से निकलती है, और वर्षा के मौसम में वो उग्र रूप धारण कर लेती है, जिससे उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपको मेंस के लिए यूज़फुल होगा। वे नदी जो हिमालय पर्वत से निकलती है और उत्तरी मैदान में दक्षिण पूर्व की ओर गंगा नदी में आकर मिल जाती है। जैसे मैं आपको बोला, गंगा, घाघरा हो गया मेरा, गंडक हो गया मेरा, इसके बाद हमारा कौन है, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, महानंदा। आपको सबसे इंपॉर्टेंट सारे जो यहाँ पे रेड वर्ड में लिखे हुए हैं, जो लाल लाल अक्षरों में आपको दिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे गंगा नदी के बारे में जिक्र कर लेंगे। तो ऑलरेडी आप लोग गंगा नदी के बारे में जानते होंगे कि गंगा नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से निकलती है और भागीरथी, अलकनंदा मिलकर दोनों आपस में मिलती है और रुद्रप्रयाग में क्या करती है, वो गंगा का निर्माण करती है। जब दोनों आपस में आते हैं और मिलते हैं तो गंगा बन जाते हैं। अब गंगा नदी की लंबाई 25-25 किलोमीटर, आप लोग सब जानते हैं कि गंगा नदी की टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर है, और ये उत्तराखंड से निकलती है। और भारत के लगभग 5 जिले हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इसके बाद हमारा जाता है थोड़ा सा झारखंड। 40 किलोमीटर का क्षेत्र है जो झारखंड में प्रवाहित होता है, और एक हमारा है पश्चिम बंगाल। तो भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है गंगा नदी। फिलहाल में तो गंगा नदी का स्थिति हम बिहार में देख लेते हैं। तो ये आप जो क्षेत्र देख रहे हो, ये क्षेत्र हमारा है गंगा नदी का। और गंगा नदी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन तो पिछले बार यही पूछ लिया था 67 में कि बिहार के कितने ज़िले गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो आप काउंट करके देख सकते हो बिहार के कितने ज़िले। एक हमारा बक्सर, गंगा नदी बिहार में बक्सर ज़िला में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हमारा चौसा का क्षेत्र है, और यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। और यहीं से एक और नदी आएगी कर्मनासा, जो दक्षिण बिहार की होगी, उसके बारे में जिक्र बाद में हम करेंगे। तो गंगा नदी को पवित्र नदी माना गया है, और ये बिहार में बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। और 12 जिला कौन कौन है, तो एक है बक्सर, दूसरा भोजपुर, तीसरा सारण, चौथा पटना, पाँचवा वैशाली, छठा हमारा हो गया समस्तीपुर, 7वां हो गया लखीसराय, 8वां हो गया बेगूसराय, 9वां हो गया हमारा किशनगंज, ये खगड़िया, किशनगंज नहीं खगड़िया, 10वां हो गया भागलपुर, 11वां हो गया मधेपुरा, और 12वां हो गया मेरा, 12 जिले हो गए। अच्छा, ये छूट गया ना हमारा मुंगेर। ये 12 जिले से होकर हमारी गंगा नदी प्रवाहित होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको तो इतना सा दे देगा कि इनमें से कौन से जिला से होकर गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो ये 12 का 12 जिला आपको याद रखना है कि कौन कौन जिले से होकर। और जिला याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है प्रमंडल आप याद रखो। जैसे अगर पूछ ले कि पटना प्रमंडल के कितने जिले से होकर गंगा नदी बहती है, तो पटना प्रमंडल का मात्र 3 जिला है, बक्सर, भोजपुर और पटना। और ऐसे क्वेश्चन सेट किया जा सकता है। सारण प्रमंडल में सिर्फ सारण जिला आता है, तिरहुत प्रमंडल में एक वैशाली जिला आता है, और हमारा मधुबनी दरभंगा प्रमंडल में एक जिला है हमारा समस्तीपुर। मुंगेर प्रमंडल के बारे में देखें तो मुंगेर प्रमंडल से 4 जिले शामिल हैं। एक तो हमारा हो गया लखीसराय, दूसरा मुंगेर, तीसरा बेगूसराय और चौथा खगड़िया। तो मुंगेर प्रमंडल के 4 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं, भागलपुर प्रमंडल में एक भागलपुर गंगा नदी के किनारे, एक हमारा कोसी प्रमंडल में मधेपुरा गंगा नदी के किनारे, और एक हमारा हो गया कौन, बस इतने ही जिले। तो ये सारे के सारे जिले जो हैं वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो प्रमंडल के हिसाब से आप गंगा नदी को याद रख सकते हो। फिलहाल में हम चलते हैं गंगा नदी पे। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य गढ़वाल हिमालय में 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होती है। गंगोत्री ग्लेशियर, इसे गंगा के नाम से तब जाना जाता है जब दो शीर्ष नदियाँ, कौन कौन नदी, अलकनंदा और भागीरथी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अलकनंदा और भागीरथी नदी जब आपस में मिलती है तो क्या करती है, गंगा का निर्माण करती है। देवप्रयाग में आकर गंगा का निर्माण करती है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदान में सबसे पहले बार प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं, तो आंसर होगा हमारा देवप्रयाग। गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है,
तो हमारा होगा हरिद्वार के पास। आगे बिहार तक आते आते गंगा नदी में अनेक सारी नदियाँ समाहित हो जाती है, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, धौली, अलकनंदा, कोसी, मंदाकिनी, रामगंगा, ये सारी नदियाँ बिहार तक आते आते गंगा में अपनी जल गिरा देती है। गंगा भोजपुर और सारण जिलों की सीमा बनाते हुए बक्सर चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है या बिहार के पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो अगर मैं इस मैप को फिर से अगर हम इनलार्ज करें और थोड़ा सा फिर से हम गंगा नदी के बारे में देखें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसा कि अभी मैं बताया कि जो हमारी गंगा नदी है, यहाँ पे देखो अब साफ साफ लिखा है बक्सर का चौसा जिला। बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये क्षेत्र हमारा है बक्सर का चौसा जिला, जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है और बिहार के 12 जिले से प्रवाहित होते हुए गंगा नदी बाहर निकल जाती है। तो ये हमारा क्षेत्र था गंगा नदी का। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं गंगा नदी में। अब कहता है क्या कि पूर्णिया में महानंदा नदी को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार की समस्त नदियों को अपने में मिला लेती है। अब यहाँ पे थोड़ा एक है पंगा कि ये जो हमारा पूर्णिया से निकलती है एक महानंदा नदी। अब बात करते हैं कि उत्तर बिहार की कौन सी नदी है जो सबसे पूरब में स्थित है। तो आप महानंदा नदी को देख रहे होंगे कि ये है हमारी महानंदा नदी, दिख रहा है ना, और महानंदा नदी की जल निकल गई है इस साइड में। तो महानंदा नदी गंगा में पश्चिम बंगाल में मिलती है और महानंदा नदी उत्तर बिहार की सबसे पूर्व की नदी है। तो ये बात याद रखिएगा कि उत्तर बिहार की जितनी नदियां हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, ये सारी नदियां गंगा में अपना जल मिलाती है, जबकि बिहार की उत्तर बिहार की जो सबसे पूर्वी नदी है महानंदा, वो अपना जल बिहार में गंगा नदी में ना मिलाकर पश्चिम बंगाल में अपना जल मिलाती है गंगा से। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बिहार के मैदान का निर्माण किया गया है और मैं ये पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारा बिहार का क्षेत्र आप देख रहे हो बड़ा सा, इसका मुख्य कारण है नदी। नदी क्या करती है, जब अपने रास्ते में बहती है तो ढेर सारे कचड़े और मलबे लाकर ज़मीन पर बिखेर देती है और इससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। मैं आपको बताऊं कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं खादर और एक को कहते हैं बांगर जलोढ़ मिट्टी। तो खादर जलोढ़ मिट्टी होती है नई और बांगर जलोढ़ मिट्टी होती है पुरानी, और ये नदियों द्वारा ये मिट्टी का निर्माण किया जाता है और यही मिट्टी जो हमारी है वो धरातल का निर्माण करती है। गंगा तट पर बक्सर, बेगूसराय, पटना, सोनपुर, पलहेजा, बाढ़, ये सारी नदियां जो हमारी है वो गंगा नदी के तट पर स्थित, ये सारी की सारी, यानी कितने जिले? 12 जिले। और ये 12 जिले पे मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आ सकता ही है, क्वेश्चन पूछ तो सकता है ना, इनमें से कौन सी जिले हैं जिससे गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो अगर आप प्रमंडल वाइज याद करके रखे जिलों को तो आसानी से याद रहेगा। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 445 किलोमीटर। जैसा कि मैं बताया कि गंगा नदी की कुल लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर, जिसमें से बिहार में गंगा नदी सबसे लंबी गंगा नदी बहती है यूपी में और सबसे कम बहती है झारखंड में, मात्र 40 किलोमीटर, जबकि बिहार में कितना है? 445 किलोमीटर। यह नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं। इस क्षेत्र में यह नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में अपनी जल गिरा देती है। तो ये जो गंगा नदी है हमारी, जो आप अभी देख रहे हैं, ये नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा से प्रवेश करती है और 12 जिलों से होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी नदी। ये तो हमारी मुख्य नदी थी गंगा। अब गंगा नदी के बारे में हम देख लिए, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी घाघरा नदी के बारे में। तो घाघरा नदी आपको दिख रहा होगा, घाघरा नदी आपको दिख रहा होगा। ये घाघरा नदी को हम सरयू नदी भी कहते हैं। और घाघरा नदी निकलती कहाँ से है, प्रवाहित कैसे होती है, ये सब हम देखते हैं बाई मैप, क्योंकि मैप से क्वेश्चन पूछता है कि घाघरा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है। अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं कि ये बनेगा कैसे। तो चलते हैं, देखते हैं गंगा नदी को।
घाघरा नदी को, और घाघरा नदी के साथ साथ हम देखते हैं किसको, मैप को। मैप अगर आप देखोगे अच्छे से तो आपकी को अच्छे से बातें क्लियर हो सकेगी और अच्छे से समझ पाओगे बातों को। तो चलते हैं हम मैप पे। जैसे कि आपके सामने मैप है, अब मैप में हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारा घाघरा नदी कहाँ है। तो ये क्षेत्र आप देख रहे होगे, ये हमारी घाघरा नदी। ये घाघरा नदी को यूपी में कहा जाता है कौन सी नदी, तो घाघरा नदी को यूपी में कहा जाता है सरयू नदी। और इस बात पे हमेशा फोकस रखना कि क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी में घाघरा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो यूपी में घाघरा को सरयू नदी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं घाघरा नदी पे। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका उद्गम स्थल जो है हमारा वो उत्तराखंड के बागेश्वर जिला है, जो शारदा नदी में विलय हो जाती है। तो ये जो घाघरा नदी है ये निकलती है कहाँ से, उत्तराखंड से, जो काली नदी कहलाती है, और ये यूपी राज्य से गुजरती है। शारदा नदी फिर से घाघरा नदी में विलय हो जाती है, जिसके निचले भाग को फिर से सरयू नदी के नाम से बुलाया जाता है। तो ये जो हमारी एक नदी है शारदा नदी को आपको पता होगा कि काली नदी किसे कहते हैं, तो काली नदी के नाम से शारदा नदी को जाना जाता है। और शारदा नदी मिल जाती है घाघरा नदी में, और ये कहलाती है हमारी सरयू नदी। घाघरा नदी, आगे चलते हैं, अयोध्या इसी सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि अयोध्या क्वेश्चन पूछा गया है किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी का नाम सरयू क्यों पड़ता है, तो जब घाघरा नदी में हमारी जो शारदा नदी आकर मिलती है, इससे इस नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी सरयू, देवा अथवा गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। तो घाघरा नदी के नाम से तो हम बिहार में जानते हैं, यूपी में इसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में यह नदी बिहार के सिवान जिले में सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है तथा 83 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होते हुए छपरा में मिल जाती है। अब बिहार का मैप थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारा घाघरा नदी प्रवेश कहाँ से कर रही है, सिवान से, सिवान, सारण और वैशाली, और यहाँ पे आगे बढ़ती नहीं है, जबकि घाघरा नदी यहीं पे अपनी दम तोड़ देती है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं हमारा, ये वाला सीमान का क्षेत्र, सारण का क्षेत्र, यहीं पे घाघरा नदी आकर गंगा में मिल जाती है, ये क्षेत्र में। तो घाघरा नदी अपना जल कहाँ गिराती है, तो छपरा के पास। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। तो गंडक नदी आपको दिख रहा होगा कि बिहार में उत्तर बिहार की दूसरी नदी है जो गंगा में अपना जल गिराती है, जिसे हम लोग कहते हैं गंडक नदी। मैप में देखते हैं गंडक नदी को, तो गंडक नदी ये है, और कहाँ से, कितने जिले से पास हो रही है, तो देख लीजिए, ये हमारी गंडक नदी है। गंडक नदी तिरहुत प्रमंडल के पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है, और ये पूर्वी चंपारण और गोपालगंज से सीमा बनाते हुए आगे चलती है, फिर मुजफ्फरपुर और सारण से सीमा बनाती है, वैशाली और सारण से सीमा बनाते हुए फिलहाल में यहाँ पर आकर अपना जल गिरा देती है गंगा नदी में। तो देख लेते हैं, यह नदी नेपाल से गंडकी और नारायणी नदी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये है गंडकी और ये नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। नेपाल में गंडक नदी को क्या बोलते हैं, गंडकी नदी और नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। या बिहार में सोमेश्वर श्रेणी, और सोमेश्वर श्रेणी का पठार कहाँ है, ये पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहली बात तो ये कि आप नोट डाउन करो, मैप अपने पास हमेशा रखो। इसलिए मैं अभी तक जो भी पढ़ा रहा हूँ सब में मैं मैप आपको सामने रख दे रहा हूँ। इससे ये होगा कि एटलीस्ट आप जिलों के नाम तो याद कर लोगे। अब यहीं पे आया है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, पश्चिमी चंपारण। अब पूछ दे पश्चिमी चंपारण किस प्रमंडल में आता है, तो तिरहुत प्रमंडल में। पश्चिमी चंपारण के बारे में और क्या फैक्ट है, तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। ये सीमा किससे लगाती है, तो ये नेपाल और उत्तर प्रदेश से अपना सीमा लगाती है। तो ये दो चार बातें देन एंड देयर रिकॉल कर लेना है, जिससे आपको पॉइंट क्लियर रहेंगे। ये बिहार में प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण से, तब बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर जिला से प्रभावित होते हुए सोनपुर के पास अपना जल गिराती है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार की उस नदी का नाम बताइए जो गंगा में अपना जल सोनपुर के पास गंगा में मिलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गंडक नदी। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का है। टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व इसी नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। किस नदी के किनारे है, गंडक नदी के किनारे। वाल्मीकि टाइगर उद्यान में कौन से जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया है, टाइगर को। ये सारी बातें आपको रिलेट करके याद रखिएगा और अब इसीलिए मैं यहाँ पे इन सारे बातों को मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट नदी के बारे में बिहार की देख लेते हैं। तो अब आता है सहायक नदी। अच्छा, गंडक की सहायक नदी के बारे में बार बार याद रखिएगा, सहायक नदी से क्वेश्चन बहुत सारा आता है। जैसे में रोहुआ, मनौर, भबसा, धामती और ऐसी ही नदी मिलेंगे आपको। अगर आप तो वो हमारे उत्तर भारत में चले जाइएगा ना तो आपको मिलेगा पगलादिया नदी, एक ऐसा नदी का नाम है। तो नदी ऐसे ही सहायक नदी का नाम होता है। अब चलते हैं बूढ़ी गंडक। मैप में आप साफ साफ देख सकते हो बूढ़ी गंडक कहाँ है। तो ये हमारी बूढ़ी गंडक नदी है और बूढ़ी गंडक भी कहाँ से प्रवेश करती है, तो तिरहुत प्रमंडल के पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। और पश्चिमी चंपारण क्या है, तो बिहार का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहीं है और वो टाइगर रिजर्व गंडक नदी के किनारे स्थित है। जबकि यहाँ नदियाँ दो है, गंडक और बूढ़ी गंडक। और क्वेश्चन देगा और ऑप्शन दोनों देगा, लेकिन आपको मानना है गंडक नदी। यह सोमेश्वर की पहाड़ी से पश्चिमी भागों से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिमी जिले में पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। जैसा कि आप मैप से क्लियर हो रहा है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप मिला लो बातों को। सोमेश्वर श्रेणी से निकलने के बाद यह नदी सिकराना के नाम से जानी जाती है। इस नदी को सिकराना भी कहते हैं। ये सारी बातें याद रखनी है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो लोग फंस जाते हैं। लेकिन मार्ग में तियूर नदी से मिलने के बाद यह बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि बूढ़ी गंडक नदी बूढ़ी गंडक के नाम से कब जानी जाती है, जब इसमें तियूर नदी आकर मिलती है तो ये बूढ़ी गंडक के नाम से कही जाती है। यह नदी बिहार में चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, चंपारण है। चंपारण में दोनों आ गए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। इसके बाद शिवहर का क्षेत्र आप देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र आप देख लिए, ये है मुजफ्फरपुर का क्षेत्र। समस्तीपुर, ये समस्तीपुर का क्षेत्र है। ये हमारा बेगूसराय है और ये खगड़िया और ये मुंगेर है। तो बूढ़ी गंडक नदी आप देख लो कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और गंगा नदी में अपना जल कहाँ पर गिराती है। आगे अब खगड़िया जिले में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। ये दिख रहा होगा खगड़िया जिला, यहाँ बेगूसराय है, ये खगड़िया और मुंगेर है। तो यहाँ पे अपना जल गंगा नदी में मिला देती है। गंगा की सहायक नदी का बात करें तो हरहा और ट्यूर, ये दो नदी के बारे में आप याद रखना, क्योंकि ये दोनों नदी के बारे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हरहा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। अब चलते हैं बागमती और इसी तरीके से कंटिन्यू हम करते रहेंगे मैप के जरिए ताकि आपको बातें अच्छे से समझ में आ सके। तो हमने कवर किया गंगा को, घाघरा को, गंडक को, बूढ़ी गंडक को। अब हम देखने वाले हैं बागमती नदी के बारे में कि बागमती नदी भी कहाँ से निकलती है, नेपाल के काठमांडू घाटी से निकलती है। और ये जितनी सारी नदियाँ आपको दिख रही है ना, ये सब के सब नेपाल से निकलती है, क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल है और नेपाल ग्लेशियर वाली क्षेत्र है और ग्लेशियर से तो पानी मिलता ही मिलता है। वर्षा के दिनों में इसे पानी वर्षा से ही मिलती है, जिसके कारण ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, यह नदी नेपाल के काठमांडू घाटी से निकलती है और महाभारत श्रेणी से को काटती हुई बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो महाभारत श्रेणी नेपाल में स्थित है। आगे चलते हैं, सीतामढ़ी के रसलपुर गांव के निकट उतरती है। सीतामढ़ी के रसलपुर गांव, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा शिवहर और सीतामढ़ी यहाँ है और यह है शिवहर। तो सीतामढ़ी से प्रवेश करती है, शिवहर से प्रवेश करती है, मुजफ्फरपुर जाती है, दरभंगा जाती है और आके हमारा कमला कोसी में आके ये अपना जल मिला देती है। आगे चलते हैं, वर्षा ऋतु में यह भयावह रूप धारण कर लेती है, जिससे दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बन जाता है। तो बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो बिहार में भयानक बाढ़ का कारण। कमला कोसी नदी को तो ये बोला गया कि बिहार का शोक, और बिहार का शोक इसलिए बोला गया क्योंकि ये
भयानक रूप में तबाही मचाती है बिहार में ये वर्षा के समय में। आगे चलते हैं, बागमती नदी। अब बागमती नदी हिंदुओं और बौद्ध धार्मिक के लिए पवित्र नदी है। नेपाल का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल पशुपतिनाथ मंदिर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ मंदिर भी हमारी बागमती नदी के किनारे स्थित है। तो ये बात याद रखना कि नेपाल का एक तीर्थ स्थल है जिसे कहते हैं पशुपतिनाथ मंदिर, और ये किस नदी के किनारे है? बागमती नदी के किनारे। यह नदी खगड़िया के पास खोरमा घाट में गंगा नदी से मिल जाती है। तो बागमती नदी आती है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये नदी क्या करती है? कोसी में अपना जल गिराती है, लेकिन ये अपनी धारा के साथ बहती हुई यहाँ पे आके अपना जल मिला देती है। सहायक नदी के बारे में बात करें तो लखनदेई करेहा, ये बागमती की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अगले बारे में। अगला है मेरा कमला और दूसरा है कोसी। हम बात करेंगे कमला का, कोसी का, और थोड़ी सी बात करेंगे महानंदा का। कमला नदी, इसका उद्गम स्थल भी कहाँ है? नेपाल का महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलता है, या नेपाल के तराई क्षेत्र से बहते हुए बिहार के मधुबनी, दिख रहा होगा ये क्षेत्र आपको दिख रहा होगा साफ साफ, ये मधुबनी का क्षेत्र है, अच्छे से साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्षेत्र हमारा मधुबनी का है। यहाँ से प्रवेश करती है, दरभंगा में प्रवेश करती है और सहरसा में प्रवेश करती है। तो ये जो नदी है हमारी, वो कहाँ से प्रवेश करती है? तो सीमा में प्रवेश करती है। कुछ आगे बढ़ने पर ये पीपरा घाट के निकट इसमें बलान नदी आकर मिल जाती है और कोसी में मिल जाती है। यानी कमला नदी में एक नदी और मिलेगी जिसका नाम है बलान, और ये दोनों नदी अपना जल कहाँ मिला देगी? कोसी नदी में मिला देगी। लोग कमला नदी को कमला मैया कहकर भी पुकारते हैं, क्योंकि कमला नदी को हमारे यहाँ सारी नदी को मैया कहकर पुकारते हैं, चाहे नदी कितनी भी प्रदूषित हो गई हो। और नदी में प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारण मानव है, ठीक है। तो कमला नदी को कमला मैया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कोसी नदी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है। मेरे हिसाब से उत्तर बिहार की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी है कोसी, क्योंकि कोसी पर पुल भी बनाया गया है और ये बाढ़ का कारण भी बनती है, और कोसी को कहा जाता है बिहार का सूप। कोसी के बारे में देखते हैं तो ये अभी नेपाल के काठमांडू के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान से निकलती है और कंचनजंगा को पार करती हुई बिहार में सुपौल से बिहार में प्रवेश करती है। ये कोसी है और ये है सुपौल जिला, दिख रहा होगा आपको मैप में कि हमारा सुपौल जिला है, वो है क्षेत्र। सुपौल जिला से कोसी नदी प्रवेश करेगी मधुबनी और सुपौल में बाउंड्री बनाते हुए आगे आएगी सहरसा के पास, और सहरसा में आएगी कमला नदी और इसमें आकर मिल जाएगी। कोसी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानते हैं, और ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोसी को नेपाल में क्या बोलते हैं? सप्तकोशी, क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं से मिलकर बनती है। इंद्रावती, अरुण कोसी, ताम्र कोसी, तामुर कोसी, सन कोसी, दूध कोसी और लिच्छू कोसी। ये 7 नदियों के मिलने से, 7 धाराओं के मिलने से कोसी का निर्माण होता है। जैसे अभी गंगा का हम लोग देखें कि गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में गंगा कहलाती है, उसी तरीके से कोसी का कुछ ये हाल है। आगे चलते हैं, इसके भौगोलिक स्वरूप को देखो तो पता चलता है कि पिछले 250 वर्षों में ये 125 किलोमीटर का क्षेत्र अपना विस्तार कर चुकी है, और ये पहले जहाँ से बहती थी वहाँ से पीछे की ओर बहना शुरू कर दी हमारी कोसी नदी। अच्छा, बिहार में इसे अभिशाप कहा गया है, या बिहार का शोक कहा गया है कोसी नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसके प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार अधिकांश क्षेत्र आते हैं। तो ये हमारे हैं कोसी। तो कोसी के बारे में देख लो, कोसी में कौन कौन सा क्षेत्र आते हैं। तो दिख रहा होगा मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, दरभंगा, ये सारे के सारे क्षेत्र हमारे कहाँ आते हैं? कोसी के क्षेत्र में आते हैं। आगे चलते हैं, हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। और यह अपना जल कहाँ गिराती है? तो कटिहार के पास गंगा में मिला देती है, ठीक है। अब चलते हैं महानंदा। महानंदा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। महानंदा के बारे में बस आप इतना याद रखना कि उत्तर बिहार के सबसे पूर्वी नदी है जो है महानंदा, और महानंदा नदी बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से गुजरती है। लेकिन महानंदा नदी अपनी जल बिहार में गंगा से नहीं मिलाती है, जबकि ये क्या करती है? तो बिहार से बाहर अपना जल गंगा में मिलाती है। यह उत्तर बिहार के मैदान के यह सबसे पूर्वी नदी है। सहायक नदी का बात करें तो नागर, पितानु, दानके, ये सारी की सारी नदियाँ महानंदा की सहायक नदी है। तो ये जो थी हमारी उत्तर बिहार की नदी थी। एक बार फिर से हम थोड़े से मैप पे चलते हैं
और हम फिर से जिक्र करते हैं कि मैथ में हम क्या क्या देखें और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे क्या क्या, तो सबसे पहले क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि कौन सी नदी किस जिला से बिहार में प्रवेश करती है, पहला बात ये। दूसरा, वो अपना जल गंगा में कहाँ पर मिलाती है, ये। तीसरा, वो नदी बिहार के किस किस जिला से होकर प्रवाहित होती है। तो ये 3 बातें याद रखनी है। और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और कि इनमें से कौन सा जिला इस नदी के किनारे स्थित नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा। कहाँ से प्रवेश करती है ये नदी, वो तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और पूछेगा सहायक नदी के बारे में, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल है जो उस नदी के किनारे हैं। जैसे हम अगर देखेंगे उत्तर बिहार की नदी देखेंगे तो हमारा आएगा फल्गु नदी के किनारे बोध गया स्थित है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिलहाल में आज तक का यही क्वेश्चन है, यही था वीडियो का मेरा पर्पस। उत्तर बिहार की नदियों के बारे में बात कर लिए। अब हम नेक्स्ट डे बात करेंगे दक्षिण बिहार की नदी के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये बात याद हो चुका होगा। जाते जाते आपसे मैं 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि बता दीजिए बूढ़ी गंडक नदी बिहार के कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है और अपना जल गंगा में कहाँ गिराती है। बस यही एक नदी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दीजिए। मिलते हैं हम, अपना पढ़ाई जारी रखिए। एग्ज़ाम 30 सितंबर को है, सामने आप हमेशा डेट रखें, सेट लगाना जरूर रखें हर दिन। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पे फोकस करें। मॉडर्न हिस्ट्री का सेट मैं ला रहा हूँ, फिर से मैं मॉडर्न हिस्ट्री मैं कोशिश करूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं डिटेल में ख़त्म कर दूँ बिहार बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।